दोस्तों, मैं सूर्यकांत मिश्रा इस देश का एक आम आदमी हूँ। मेरा काम सिर्फ इतना होता है, मेरा मीन्स हमारा 120 करोड़ जनता की बात कर रहा हूँ। हर 5 साल बाद किसी न किसी शख्स को हम चुन के भेजते हैं संसद में, सिर्फ इसलिए वो देश की संप्रभुता का ख्याल रखे, देश में अराजकता न फैले, देश के किसान खुश हों, बेरोजगारों को रोजगार मिले। लेकिन ये सब नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? इसकी तह तक कोई नहीं गया। वो इसलिए नहीं हो पाता कि क्योंकि हर एक समस्या का एक ही कारण है, वो करप्शन। करप्शन इस देश का सबसे अहम मुद्दा है। अरविंद केजरीवाल जी ने सन 2001 में नौकरी छोड़ी। 2001 में मुझे यही लगभग टाइम था। लेकिन इन 10 सालों तक उन्होंने मदर टेरेसा जैसे लोगों के साथ काम किया, अन्ना हजारे जी के साथ आंदोलन किया, खुद कई बार 3-4 बार अनशन पे बैठे। दोस्तों, कोई आदमी खुद पे भूखा मरे और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा कर सकता है। रही बात, आप इनकी विश्वसनीयता पे सवाल उठाते हैं। आज मैं बस में, चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, गली पे, नुक्कड़ पे, जहाँ 4 लोग इकट्ठे हैं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राजनीति की चर्चा होती है। ये अरविंद केजरीवाल की देन है, आम आदमी की देन है, आपके ताकत की देन है। पिछले कई वर्षों से 3-4-5 सालों से मैं सुन रहा था कि गुजरात में बहुत विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। हम लोग भी यही समझते थे कि नहीं हो सकता है भाई गुजरात विकास में हुआ हो गुजरात में। लेकिन अभी हाल में अरविंद केजरीवाल जी गए तो वहाँ का विकास खुल के सामने आ गया। क्या यही है विकास? पिछले 10 साल में 800 किसानों ने आत्महत्या की। क्या इसे विकास कहते हैं? यदि ये विकास हो तो फिर विनाश क्या होता है? लोग कहते हैं क्यों 10 साल तक कंटिन्यू। दोस्तों, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देके, भ्रष्टाचार करके 10 साल नहीं 20 साल 50 साल तक सत्ता में बैठे रहो तो क्या ये सत्ता, इसे सरकार चलाना कहते हैं? अपनी सिद्धांतों से समझौता कर लो, खत्म कर दो, क्या इसे सरकार चलाना कहते हैं? जनता से कि जिन मुद्दों पे आप सरकार में बैठे हो उन मुद्दों को भूल जाओ, क्या इसे सरकार चलाना कहते हैं? अगर यही सरकार चलाना होता है तो ऐसी सरकार आम आदमी को नहीं चाहिए। मैं बचपन से, मुझे छोटे सा बच्चा था तब से मुझे सिर्फ और सिर्फ साफ सुथरी अच्छी राजनीति का सपना मैंने बुना था। लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से मैं किसी पार्टी से बेशक जुड़ा रहा, लेकिन कभी मैं आज तक किसी पार्टी की मैंने सदस्यता नहीं ग्रहण की। इकलौती ऐसी आम आदमी पार्टी आई जिसकी मैंने सदस्यता ग्रहण की, सिर्फ इसलिए कि ये देश में बदलाव लाएगा। देखा, और इन्होंने अपना कदम भी रखा। 49 दिनों तक की सरकार दिल्ली में थी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी एम्प्लॉई थे वो भी रिश्वत लेने से डरते थे। खौफ था उनके अंदर कि कहीं कोई हमारा स्टिंग ऑपरेशन तो नहीं कर रहा है। ये डर था केजरीवाल का। कुछ दिनों तक के लिए, कुछ हद तक ही, एक झटके में 60 साल का करप्शन एक झटके में 60 दिन में नहीं खत्म होगा। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, इस देश के 125 करोड़ लोग जानते हैं। लेकिन यदि आप साथ हो, आप साथ देंगे, सहयोग करेंगे तो बहुत बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में हमारी 28 सीटें आई थी आम आदमी पार्टी की। कांग्रेस बोली हम बाहर से समर्थन देंगे। बीजेपी वाले बोल रहे हैं नहीं, गठबंधन कर लिए। कांग्रेस और बीजेपी की तो बात दूर, देश की किसी भी पार्टी को मैं चैलेंज करता हूं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करे। इतनी पारदर्शिता किसी में नहीं है।
बात को बड़े चैलेंज के साथ कर रहा हूँ। दूसरी अहम बात, हमारा मुख्य मुद्दा था, हमने दिल्ली की जनता से यही वादा किया था कि हम सरकार में बैठते ही 15 दिन के अंदर जन लोकपाल बिल लाएंगे। 15 दिन में नहीं ला सके, हमारी मजबूरी थी, समझ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम उस मुद्दे को ही खत्म कर दें। हम 49वें दिन ही 50वें दिन ही ला रहे थे जब मौका मिला। कहने का तात्पर्य यह है कि जब मौका मिला तो हम जनता के इस मुद्दे को लाए, रखे। लेकिन कांग्रेस, बीजेपी, हम बीजेपी से कभी समर्थन, बीजेपी और कांग्रेस कभी एक नहीं हो सकती, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने वो भी नज़ारा दिखा दिया देश की जनता को। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी दोनों एक तरफ खड़ी दिखी, आम आदमी देश का एक तरफ दिखा। सत्ता खेल रहे थे ये लोग, पिछले 65 सालों से ये लोग सत्ता खेल रहे थे। एक बार मैं आऊं, एक बार तुम आओ, चला कोई और रहा है। अभी देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है। अपनी जानकारी में भी हमने 3 लोकसभा चुनाव देखे हैं, 1999, 2004 और 2009। इन 3 चुनावों में मैंने ये देखा कि सब कुछ पहले से फिक्स होता था, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन क्या होगा, कैसे होगा, सारा प्रारूप पहले से रहता था। चुनाव नजदीक आ गए, 2014 की चुनाव में आज तक अभी तक पूरी सीट पक्का नहीं, पूरी सीट की डिक्लेयर नहीं की है किसी पार्टियों ने। ये आम आदमी का डर है, अरविंद केजरीवाल का डर है। हम उसी बातों को आगे बढ़ाते हुए बसों में, चाय की दुकान पे लोग अनाप शनाप उलझुल बातें करते रहते हैं। धरना देने की क्या जरूरत थी? दोस्तों, जिस देश की सरकार के पास उसकी पुलिस उसके अंडर में ना हो, कोई बड़ी एजेंसी उसके अंडर में ना हो, वो सिर्फ पुलिस की जवाबदेही के लिए अगर धरना दे रहा है तो इसमें कहाँ गलत है? ये अराजकता है। बीजेपी वालों ने क्या किया, कांग्रेस वालों ने क्या किया, आपके सामने है। मैं छोटा सा एक उदाहरण पेश करता हूँ। इतने दिन तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने की बात नहीं हुई बीजेपी की तरफ से, लेकिन जैसे ही चुनाव नज़दीक आए, पटना में, बिहार में रेल रोको आंदोलन, उस रेल में न जाने कितने मुसाफिर होंगे जिन्हें अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना था। कुछ परीक्षार्थी थे जिनकी परीक्षा एग्जाम छूट रहे थे, कुछ मरीज थे, लेकिन उनसे बीजेपी या किसी भी पार्टी का कोई लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना मुद्दा ताज़ा करना था। ट्रकों को तोड़े गए, हमले हुए ट्रकों पे, तोड़ फोड़, ये सब राष्ट्र प्रेम है। हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये अराजकता है। ये मानसिकता देखिए। कहते हैं आप लोगों ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई गुजरात में, तो आम आदमी पार्टी के कुछ समर्थक, कुछ लोग बीजेपी दफ्तर पे प्रदर्शन करने गए। कुछ हद तक ये उचित नहीं था। अरविंद जी ने भी इस पे माफ़ी मांगी और मैं भी एक कार्यकर्ता की तरफ से माफ़ी इस बात पे मांगता हूँ कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को वहाँ प्रदर्शन के लिए नहीं जाना था। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद हालात क्या हुए मित्रों? 1.5 किलोमीटर की दूरी है, वो मेन रोड है आम आदमी पार्टी कार्यालय से और बीजेपी के दफ्तर, जिस दफ्तर पे प्रदर्शन किया जा रहा था। 1.5 किलोमीटर से हम लोग बाई रोड हाथ में लाठी, कुर्सी और पत्थर लेके आएंगे प्रदर्शन करने? पुलिस ने हमें गिरफ्तार नहीं किया। और हम जैसे वहाँ पहुँचते हैं, हमारे ऊपर हमला हुआ और कहते हैं नहीं, ये लोग हमला, अराजकता फैला रहे हैं। दोस्तों, ये सब पूरी तरह ध्यान को डाइवर्ट किया जा रहा है। क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे मोदी भी पीएम बने, चाहे राहुल पीएम बने? सत्ता जानी मुकेश अंबानी के ही हाथ में है। सरकार मुकेश अंबानी ही चलाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे नरेंद्र मोदी बन जाए न चाहे राहुल गांधी पीएम बन जाए। अब बात आती है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। नरेंद्र मोदी जी आज
अपनी पार्टी के घोषित प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन आज भी ये देश के जनता से जुड़े हुए सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या इसका सबूत है कि वो कल को प्रधानमंत्री खुदा न खास्ता यदि बन गए तो इसका जवाब देंगे? इस पे कोई भी बीजेपी का समर्थक जवाब देने का इच्छुक ही नहीं है कहीं से भी। क्यों? क्योंकि क्या जवाब देंगे? बाबू बुखारिया, निशंक जैसे लोग इनकी मंत्रिमंडल में शामिल हैं। मोदी जी को सिर्फ और सिर्फ सत्ता से प्यार है। जैसे 15 साल उन्होंने गुजरात में किया, वही अब ये दिल्ली में केंद्र की सत्ता में बैठ के करना चाहते हैं। न तो इनका कोई सिद्धांत है, न तो इनका कोई वसूल है, न तो इनका कोई पैराग्राफ है, न तो इनका कोई मॉडल है। अगर गुजरात के विकास की मॉडल कर रहे हैं तो ये गुजरात में 15 सालों में 10 सालों में पिछले 800 किसानों ने आत्महत्या कर दी है। ये गुजरात का विकास मॉडल है। हम भी पहले यही समझते थे कि गुजरात में बहुत विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है, लेकिन जब हमने हकीकत देखी तो पता चला कि ओ हो कितना बड़ा छल किया जा रहा था। इतना बड़ा छल देश की 125 करोड़ आबादी के साथ कि गुजरात में ये इतना विकास हुआ है। अगर ये भी विकास होता है तो विनाश क्या होता है दोस्तों? नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे हैं, बुरा कौन है? मायावती, मुलायम सिंह, राहुल गांधी, कौन बुरा है? उतने अच्छे राहुल गांधी भी हैं, उतने अच्छे मुलायम सिंह भी हैं और उतने अच्छे मायावती जी भी हैं। हर कोई आज फेसबुक पे देखिए नरेंद्र मोदी जी के लोग। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर बननी चाहिए, मैंने भी कहा हाँ जी बननी चाहिए, हमने भी यस कर दिया। 3 दिन तक उस पर यस यस करते, यस 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 आता रहा। हमने एक बार लिख के डाला, भैया बनाओगे कब ये तो बता दो। उसके बाद बंद, बाइकाट कर दिया गया। नरेंद्र मोदी पे से जुड़े कोई सवाल आप फेसबुक पे कर दो, आप देख लीजिए कि चाहे आप पत्रकार बंधु हो, चाहे कोई सज्जन हो, कितनी गालियां पड़ती हैं। जिस तरह यूपी में मुलायम सिंह के राज में गुंडा राज कायम है, क्या नरेंद्र मोदी जी भी प्रधानमंत्री बन के उन्हीं गुंडों के दम पे गुंडा राज पूरे देश में कायम करना चाहते? केजरीवाल जी एक बेहद ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और जनता के प्रति जवाबदेही रखने वाले ईमानदार राजनेता हैं। कहते हैं क्यों भाग गए 49 दिनों में? आज तक हमारे देश की राजनीति में हम यही देखते आए हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। 5 साल सत्ता में रहने के बाद हमने कुछ नहीं किया। चुनाव आते ही मंदिर बनाने का प्रोग्राम पूरा होने वाला था कि तब तक चुनाव आचार संहिता लागू। 4-4.5 साल तक किसी को मंदिर की याद नहीं आई, लेकिन जैसे ही चुनाव आया तो फिर से मंदिर। यही वजह रहा भाजपा का 2004 के चुनाव में हारने का। हमारा मुद्दा था जन लोकपाल बिल। हमने जनता से यही वादा किया था कि हम आपको गुड गवर्नेंस देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, और उसी जन लोकपाल बिल के खिलाफ बीजेपी कांग्रेस दिल्ली विधानसभा में एक खड़ी हो गई। अरविंद केजरीवाल जी ने मीडिया पे कहा, सारे मीडिया वालों ने तहलका मचा दिया, कैसे कह दिया, कैसे कह दिया, कैसे कह दिया। मित्रों, मीडिया की बात यह है, अरविंद केजरीवाल जी की कोई भी रैली कहीं की भी हो, सैकड़ों रैलियां की हैं उन्होंने, आज तक मैंने किसी टीवी पे लाइव नहीं देखा। अरविंद और नरेंद्र मोदी जी की रैली को विदाउट ब्रेक भी दिखा है हमें। हालांकि ये मीडिया वालों का अपना वो है, उसमें हम क्योंकि टीवी पे का नेता अरविंद केजरीवाल नहीं, वो ज़मीन का नेता है। हमें इससे कोई परहेज भी नहीं है, क्यों नहीं दिखा है, लेकिन उनके सवालों का जवाब देना भी हमारा कर्तव्य बनता है, इसलिए मैंने इस मुद्दे को उजागर किया। आज देश की सभी समस्याओं का एक निदान है। जिस दिन भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो जाएगा, दोस्तों 5 साल भी नहीं लगेंगे, फिर से भारत देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। 5 साल के अंदर देश को फिर से सोने की चिड़िया अगर न बन गई तो उस दिन
बचपन से मेरी राजनीति में इच्छा थी, जैसा मैंने आपको बताया, उस दिन मैं राजनीति में करना छोड़ दूंगा, ये मेरा दावा है। अब आम आदमी पार्टी इस बार प्रथम बार लोकसभा चुनाव में 2 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस को लड़ाई से बाहर कर दी। बीजेपी को के अंदर भूचाल मचा रखा है कि इसका क्या बंदोबस्त किया जाए, इसका सबसे तो निपट लेंगे, अरविंद का क्या करेंगे। अरविंद से निपटना मुश्किल है, नहीं, नामुमकिन है। एक रास्ता है, पारदर्शिता लाओ, स्वच्छ राजनीति करो, देश को की जनता से जो वादे करो, जितने हो सकते हैं उतने कम से कम पूरे करो। हमने दिल्ली की जनता से कहा था कि 700 लीटर पानी मुफ्त करेंगे, हर परिवार को देंगे। 700 लीटर हम नहीं कर सके, लेकिन हमने 666 लीटर दिया, 34 लीटर कम हुआ, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन हमारा प्रयास, हमारा कदम तो सही दिशा में था ना। आज हमने 666 लीटर किया तो कल हम 700 नहीं 750 भी कर सकते थे, 1000 लीटर भी कर सकते, जैसे जैसे समझ सिस्टम को दुरुस्त किया जाता। दोस्तों, कहते हैं गवर्नेंस नहीं चलाना आता। कोई शख्स माँ के पेट से गवर्नेंस चलाना सीख के नहीं आता। दुनिया का कोई भी काम कोई भी बच्चा अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आता। और गवर्नेंस चलाना होता क्या है? आपके गवर्नेंस में कोई भूखा न मरे, शिक्षा मिले, रोजगार मिले और भ्रष्टाचार मुक्त हो, करप्शन मुक्त हो। क्योंकि जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि सबसे ज़्यादा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ करप्शन का है। जिस दिन करप्शन हट गया, जिस दिन जन लोकपाल बिल आ गया, ये जो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं ना, पैदा हो रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बेटे हैं, फला के मुख्यमंत्री के बेटे, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये चूहे भाग जाएंगे राजनीति से। सत्ता सुख भोगने नहीं, देश की सेवा करने के लिए लोग राजनीति में आएंगे। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से जिस जिस व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचे, मैं उनसे यही कर्तव्य निवेदन करूंगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत दो। हम कहते हैं भ्रष्टाचार को रोकेंगे, ये कहते हैं मोदी को रोक रहे हैं। क्या मोदी जी भ्रष्टाचारी हैं क्या? हमने तो मोदी जी का नाम नहीं लिया, हम तो भ्रष्टाचार की बात की। ये कहते हैं मोदी जी को रोक रहे हैं। मोदी जी ने सत्ता के लिए रामकृपाल यादव, जो अभी 10 दिन पहले तक उनको गाली दे रहे हैं, राक्षस, न जाने किस किस शब्दों का मोदी जी के लिए उन्होंने यूज किया था, आज यहाँ पे मैं उन शब्दों का यूज करना ठीक नहीं समझता। उनको मिला लिया गया। सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए, किसी कीमत पे चाहिए, किसी शर्त पे चाहिए। क्या ये है? ऐसा भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए? इसके लिए ही चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह जी, वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों ने क्रांति की, लाल बहादुर शास्त्री जी, भारत के इकलौते प्रधानमंत्री, आज तक के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी पूरी जिंदगी ईमानदारी से गुजरी। मरने के बाद भी उनके कार का लोन नहीं दिया गया था। एक सोचिए दोस्तों, देश का प्रधानमंत्री की कार भी लोन पे है, एक ईमानदार प्रधानमंत्री। आज उनकी मृत्यु को 48 साल हो गए। आज उनकी मृत्यु का भी रहस्य पूरे देश के सामने सिर्फ और सिर्फ रहस्य भी बना हुआ है। गुजरात में इशरत जहां मारी गई थी, अब फर्जी मुठभेड़ था कि हकीकत में वो आतंकवादी थी, इसका तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। किस पे भरोसा करें? सीबीआई पे, मीडिया पे? जब तक तथ्य सामने अपने से न लगे कि तब तक उस पर उंगली सवाल उठाना जायज़ नहीं है। बड़े बड़े नेता
सेकुलरवाद का ढोंग रचने वाले नेताओं ने इसरत जहाँ मेरी बेटी थी, मेरी बेटी जैसी है, या है, वाह है, तमाम ताम। अभी पिछले दिनों नोएडा में अवैध खनन को रोकने के मामले में एक आईएएस ऑफिसर दुर्गा शक्ति नागपाल को सस्पेंड कर दिया गया था। उनके पे झूठा आरोप लगाया गया कि मस्जिद की दीवार बनाने से रोक रही थी और सांप्रदायिक सद्भावना बिगड़ सकता था। अखिलेश जी का कहना था, इसलिए हमने सस्पेंड किया। दोस्तों, ये तो आप भी जानते हो, पूरा देश जानता है कि वो क्या दुर्गा शक्ति नागपाल को किस लिए सस्पेंड किया गया था। उस टाइम कोई भी भाजपा का नेता, कोई भी किसी भी पार्टी का नेता उस दुर्गा शक्ति नागपाल के लिए, उस ईमानदार लेडीज ऑफिसर के लिए को न तो अपनी बेटी माना, न तो अपनी बहन माना। क्यों? हिंदू थी। बीजेपी वाले सिर्फ हिंदू मुसलमान का नारा देते हैं, इनकी बातों में कोई तथ्य नहीं है। इन्हें न तो हिंदुओं से मतलब है, न तो मुसलमानों से मतलब है। इन्हें सिर्फ अपने वोट बैंक से मतलब है। हर हाल में, हर सूरत में इन्हें सिर्फ सत्य चाहिए, इसलिए ये हिंदुओं की बात करते हैं। दोस्तों, अभी पिछले साल की बात है, यूपी के प्रतापगढ़ में डीएसपी जियाउल हक की हत्या हो गई। किसने की, क्या हुआ, मीडिया के थ्रू आप लोगों के सामने बात भी आई थी। उसमें बड़े बड़े नेता, भाई अखिलेश यादव जी जाएंगे ही जाएंगे। वो कहते हैं कि मुसलमानों की ही बेटियां हमारी बेटियां हैं। राहुल गांधी भी पीछे रहने वाले नहीं थे। दो नेता गए तो राजनाथ सिंह बेचारे क्यों पीछे रहते, वो भी पहुंच गए। लेकिन ठीक उसके कुछ दिनों बाद ही इलाहाबाद में, प्रतापगढ़ के जस्ट बगल के जिला में इलाहाबाद में एक राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी नामक थानेदार की हत्या हो गई। वो भी उस टाइम जब वो बदमाशों का पीछा कर रहे थे। उन्हीं बदमाशों की गोली का शिकार हुए। उसके लिए किसी भी नेता ने को मैंने आज तक मीडिया पे उस परिवार के साथ खड़े हुआ होते मैंने नहीं देखा। उस टाइम आम आदमी पार्टी एक प्रकार से कुछ नहीं थी, लेकिन मैंने ईमेल के थ्रू आम आदमी पार्टी ऑफिस में मैंने मेल किया था। मैंने कहा, अरविंद केजरीवाल जी, क्या आप भी बीजेपी कांग्रेस की तरह अलगाववाद की राजनीति करते हैं? क्या हमारा दायित्व तो नहीं बनता? क्योंकि हमने तो न तो हिंदू से परहेज है, न तो मुसलमान से परहेज है। हमें तो इंसानियत से प्यार है। क्या हमारी पार्टी का कोई कार्यकर्ता, कोई नेता उनके परिवार से मिला, गया, वहाँ पे उपस्थित था? मेरे पास अगले दिन मेल आया, बिल्कुल मिश्रा जी, हमारी पार्टी के वहाँ की लोकल टीम इस घटना में पूरे साथ रही। 100 को देवरिया उनके वहाँ तक छोड़ा गया तब तक, और देवरिया की भी टीम उनके साथ रही। और लोकल वॉलंटियरों का मेरे पास कांटेक्ट नंबर, फ़ोन नंबर सहित आया था कि आप ज़्यादा जानकारी के लिए आप इनसे भी ताज़ा हाल चाल ले सकते हैं। उत्तराखंड में आपदा आई। उस आपदा में भी हमारी आम आदमी पार्टी का कहीं कोई जिक्र नहीं था, नाम नहीं था, लेकिन मैंने उस आपदा के बारे में भी आम आदमी पार्टी से मेल के थ्रू ही सवाल किया था। क्या हम भी आपदाओं, दंगों और प्राकृतिक आपदाओं को राजनीति का एक हिस्सा मानते हैं? अरविंद केजरीवाल जी के ऑफिस से मेल आया था, नहीं, हम ऐसा नहीं करते। 150 कार्यकर्ताओं का नाम और नंबर मेरे पास मेल किया गया कि ये सब कार्यकर्ता वहाँ राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए थे, और आप इनसे एक टीम इनकी निगरानी के साथ साथ उसमें हाथ भी बटा रही है। और ज़्यादा विस्तार से जानकारी क्या कर रहे हैं ये आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मित्रों, ये पारदर्शिता है आम आदमी पार्टी में। राहुल गांधी जी उस टाइम विदेश दौरे पे थे। 4 दिन बाद वो आए तो ट्रक खड़ी थी, लेकिन उसको हरी झंडी दिखाने वाला कोई नहीं था। राहुल गांधी जी ने झंडी दिखाया, वो भी आधे रास्ते जाके मीडिया में मैंने देखा था, फेसबुक पे भी देखा था कि
ट्रक खड़ी हो गई, न तो उन्हें पैसा दिया गया था, न तो डीजल का पैसा, न तो राशन पानी। ये हमारे देश में एक राजनीति का हिस्सा है। ये नेता लोग बड़े बड़े भाषणों में ये बात करते हैं, ये लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उनके आगे कोई बन नहीं सकता। ये नियत इनकी ये है, इनके मुकाबले है। इस टाइम अरविंद केजरीवाल वर्सेज आल, चौतरफा, चाहे इधर से तीर मारो, चाहे उधर से तीर मारो, चाहे जिधर से मारो, जाएगा सीधा अरविंद केजरीवाल पे। सारी उंगली सिर्फ केजरीवाल पे उठ रही है। इस देश को क्या हो गया है? एक ईमानदार व्यक्ति की मदद करने को कौन कहे, उसे लोग टारगेट कर रहे हैं। मेरी आप लोगों से, सभी देशवासियों से, जिस लोगों तक ये बात पहुंचती है, यही अपील है कि हम हर कोई अरविंद केजरीवाल नहीं बन सकता, क्योंकि क्षमता चाहिए, उतनी क्वालिटी चाहिए, लेकिन उसका सहयोग तो कर सकते हैं। सहयोग करने में हमारी क्या जाता है? ईमानदारी का साथ दें, भ्रष्टाचार मुक्त भारत को बनाने में अपना योगदान दें। आज राजनाथ सिंह जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनके बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे, पूरी तरह नहीं जानते होंगे। ये उसी मिर्ज़ापुर ज़िले में पढ़ाई लिखाई और इनके जीवन बिता है जिस मिर्ज़ापुर ज़िले का मैं रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का। जब से ये नेता बने, उसके बाद से इनका कोई भी रहना सहना, कोई भी दिलचस्पी मिर्ज़ापुर ज़िले से नहीं रहा। मिर्ज़ापुर ज़िले में एक पाठक जी हैं, मुजफ्फरगंज केवी कॉलेज के पास एक पाठक जी हैं। पाठक जी का हिंडाल्को के पास रेणुकूट में कोई फैक्ट्री थी। उस टाइम यूपी में बीजेपी की शासन थी। बीजेपी के शासन के दौरान राजनाथ सिंह जी ने उस फैक्ट्री को उनसे रजिस्ट्री करा लिया था, लिखवा लिया था। उसमें पैसे के लेन देन में राजनाथ सिंह जी ने 60,000, उस टाइम 96-97 की बात है, 60,000 रुपये को दबा लिए और सरकार का किसी प्रकार का धौंस देके आज तक वो पैसा नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहली बार हैदरगढ़ से विधायक चुने गए थे, जहाँ तक मेरी जानकारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद पिछली बार ये पहली बार लोकसभा के सांसद बने थे गाजियाबाद से। अब ये लखनऊ में सीट आजमाने जा रहे हैं। सेफ सीट, लहर है फिर भी सेफ सीट। ये कैसी लहर है? ये तो मुझे ऐसी ही लहर दिख रही जिस प्रकार का गुजरात में विकास सुनाई देता था, कि वो सिर्फ सुनाई देता था दिखाई कहीं नहीं देता था। उसी टाइप की ये लहर है। उनके सामने मुकाबले में हैं आदर्श शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जी के पोते। दोस्तों, आदर्श शास्त्री जी के बारे में भी मीडिया ने आपको बताया। 1.5 करोड़ रुपए सालाना नौकरी करते थे, पैकेज था इनका, और उस नौकरी को त्याग के ये ईमानदार राजनीति करने इस पार्टी से जुड़े हैं। क्या देश, लखनऊ की जनता एक ढोंगी, लखनऊ की जनता के सामने इस टाइम अब 2 ऑप्शन हैं। कांग्रेस तो लड़ाई से ही बाहर है, बाकी सब का तो वहाँ पे कोई वजूद भी नहीं है। आदर्श शास्त्री, जो व्यक्ति सुख और वैभव को त्याग करके देश की राजनीति को ईमानदार बनाने में अपना योगदान देने आए हैं, जिनके पूर्वजों ने भी इस देश को एक ईमानदारी की एक मिसाल दी थी, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने, उनके पौत्र खड़े हैं। और एक तरफ ढोंगी, झूठ की बुनियाद पे खड़ी हुई एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो स्वयं में झूठे हैं। अब लखनऊ की जनता को फैसला करना है कि वो एक ईमानदार व्यक्ति को चुनता है कि एक झूठे व्यक्ति को चुनता है। मित्रों,
वाराणसी से भी नरेंद्र मोदी जी के सामने केजरीवाल जी ने बोला है कि अगर वहाँ की जनता ने कहा कि चुनाव लड़िए तो ये चुनाव लड़ेंगे। तो देश बदलाव की तरफ जा रहा है। ईमानदारी का साथ दे, भ्रष्टाचार को दूर करें, लेकिन किसी ढोंगी के चक्कर में, किसी अफवाह के चक्कर में अपने मत का दुरुपयोग ना करें। पूरी प्रक्रिया, पूरी हिस्ट्री निकाल के देख लीजिएगा कौन व्यक्ति ईमानदार है, किसने कितने सवाल पूछे संसद में। आज संसद में मिर्च इस पे और चाकू लहराए जा रहे हैं। ये राष्ट्र प्रेम है, ये संसदीय परिभाषा है, लेकिन शांतिपूर्ण धरना देना अराजकता है। इन सांसदों, इन नेताओं के लिए फैसला आपको करना है, देश की जनता को करना है। ईमानदार राजनीति लानी है या सिर्फ अफवाह लानी है गुजरात के विकास की तरह, जो सिर्फ सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता। फैसला आपके हाथ। धन्यवाद। सूर्यकांत मिश्रा।